जयराम महतो है, वो कह रहे हैं कि जो काम 25 साल में नहीं हुआ वो हमारे 5 दिन के भीतर हो गया। एक बहस की हमले, एक नियमावली आपने कैबिनेट के अंदर लाया, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया, आप उस पर उल्लास मनाने लगते हैं। सर, ये उल्लास का विषय नहीं है, लोगों की वेदना और पीड़ा जुड़ी हुई है ऐसी समस्याओं से। लड्डू तो आपने स्थानीय नीति पर भी बांट लिया था सदन के अंदर, क्या हुआ स्थानीय नीति का? 1932 के खतियान का क्या हुआ? स्थानीय नीति का नहीं लागू हुआ। नियोजन नीति का क्या हुआ? नहीं लागू हुआ। थर्ड और फोर्थ ग्रेड में स्थानीय को रिजर्वेशन का क्या हुआ? नहीं लागू हुआ। निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। पेशा कानून नहीं लागू हुआ। 10 लाख रोजगार नहीं मिला। जेएसएससी में विवाद आया, पेपर लीक हुआ, नियुक्ति का कैलेंडर फेल हुआ, ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला, नगर निकाय का चुनाव नहीं करा पाए, 2022 में पंचायत का चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के कराए, पलायन नहीं रोक पाए। विस्थापन और पुनर्वास के मसले पर झारखंड सरकार ने पहल की है और सचिवालय से इस विस्थापन, इस पूरे मामले को लेकर जो नियमावली तय हुई है उसको भी मंजूरी दे दी गई है। अब ये जो है ये विधेयक का रूप लेगा, विधानसभा जाएगा, वहां विधानसभा में पास होगा और राज्यपाल से मंजूरी के बाद ये लागू होगा। रास्ता अभी लंबा है, लेकिन उसके पहले ही इस पूरे मसले पर क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। जेएमएम ने आज पीसी किया। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि जेएमएम की लंबी मांग थी जिसको आज सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं अपोजिशन की पार्टी जेएलकेएम ने भी इस पूरे मसले पर अपना जो कहते हैं दमखम दिखाया है और वो भी इस पूरे मामले में अपना क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए आजसू के युवा नेता संजय मेहता है, उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या सचिवालय से इस पूरे नियमावली को पास हो जाने से क्या विस्थापन का मुद्दा ठीक हो जाएगा, चीजें सामान्य हो जाएंगी। संजय, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपके तमाम दर्शकों का भी है, ओंकार न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला आज। फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा? आप लोग लंबे समय से मांग करते हैं, 25 साल झारखंड को हो गया, विस्थापन आयोग का पहल हुई है, पहला रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्रेडिट की होड़ लगी है। मेरा कहना है कि क्रेडिट को ना सोच करके कंसंट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये एक स्वस्थ राजनीति नहीं है। विस्थापन तो आज की समस्या है नहीं झारखंड की, लंबे अरसे की समस्या है। जब झारखंड नहीं था उससे पहले भी यहाँ विस्थापन हुआ, झारखंड बनने के बाद भी हुआ और देश की आज़ादी के बाद भी हुआ। देश की आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे, पहले डैम परियोजना के तौर पर तिलिया डैम हुआ। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो झारखंड के अंदर डैम की परियोजना हो, चाहे वो कोयला खनन की परियोजना हो, चाहे यूरेनियम का हो, चाहे आयरन ओर का हो, चाहे बॉक्साइट का हो, मेरा कहना है कि हर क्षेत्र में लोग विस्थापित हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि विस्थापन आयोग की मांग जो है वो आज की नहीं है, बहुत पहले की मांग है। तो कोई भी राजनीतिक दल अगर ये कहता है कि ये सिर्फ हमारी मांग है, ये नहीं, ये झारखंड के जन भावनाओं की एक डिमांड रही है। क्यों रही है? क्योंकि इस देश में जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम है और कहीं पर भी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और कोई परियोजना स्थापित हो रही है, तो उसमें खुद पुनर्वास और पुनर्स्थापना की बात ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। और दूसरी बात कि उसमें एक बात ये भी जिक्र है कि उसमें सोशल असेसमेंट भी होगा। सामाजिक तौर पर आपको ये असेसमेंट करना है कि उसका नुकसान कितना होना है। तो ये चीज़ें तो होती आई हैं। इस आयोग की ज़रूरत इसलिए है कि झारखंड के अंदर कितना एकड़ का भूमि अधिग्रहण हुआ, कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोगों को पुनर्वास का लाभ मिला, कितने लोग बेघर हुए, कितने लोगों को रोजगार मिला। तो ये डेटा को इकट्ठा करना और उस डेटा पे काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ कागजों का काम नहीं है। तो क्रेडिट से हटकर सरकार को कंसंट्रेशन पे ध्यान देना होगा और कंसंट्रेट होकर के इस पहलू पर काम करना होगा। हम तो ये कहेंगे, ये जनभावनाओं की मांग है, सरकार ने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पहलू पर सिर्फ कागजी तौर पर कार्रवाई ना करते हुए धरातल पर काम करना होगा, यही कहना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट तो 6 साल से काम कर ही रही है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लगता है कि पूरा हो पाएगा। हाँ, अब ट्रैक रिकॉर्ड में गिना देता हूँ। 1932 के खतियान का क्या हुआ? स्थानीय नीति का नहीं लागू हुआ। नियोजन नीति का क्या हुआ? नहीं लागू हुआ। थर्ड और फोर्थ ग्रेड में स्थानीय को रिजर्वेशन का क्या हुआ? नहीं लागू हुआ। निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। पेशा कानून नहीं लागू हुआ। 10 लाख रोजगार नहीं मिला। जेएसएससी में विवाद आया, पेपर लीक हुआ, नियुक्ति का कैलेंडर फेल हुआ,
ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला, नगर निकाय का चुनाव नहीं करा पाए, 2022 में पंचायत का चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के कराए, पलायन नहीं रोक पाए, पंचायतों को फंड नहीं दे पाए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रोक पाए, नहीं ठीक कर पाए, लगातार हत्याएं हुई। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो सरकार का ये है। लड्डू तो आपने स्थानीय नीति पर भी बांट लिया था सदन के अंदर, क्या हुआ स्थानीय नीति का? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना नहीं, मेरा कहना ये है, एक नियमावली आपने कैबिनेट के अंदर लाया, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया, आप उस पर उल्लास मनाने लगते हैं। सर ये उल्लास का विषय नहीं है, लोगों की वेदना और पीड़ा जुड़ी हुई है ऐसी समस्याओं से, आप उस पर उल्लास क्यों मनाने लगते हैं, लड्डू क्यों बांटने लगते हैं? उस समस्या पर समाधान का रास्ता तलाशिए ना, कि कैसे। आप कोई बताइए, आपने कोई एक लॉ बनाया या आप उसको लॉ बनाने के प्रोसेस में हैं, तो क्या उसको इन्फोर्स करना तुरंत 2 दिन में आसान है? लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव को गढ़ने के लिए आप क्या करते हैं कि लड्डू बांटने लगते हैं, तुरंत पीसी करने लगते हैं कि देखिए हमने ये करके दिखा दिया है, जैसा लगता है कि आपने एहसान कर दिया है, ये तो आपकी जिम्मेवारी थी ही नहीं, वेलफेयर स्टेट में आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आपकी जिम्मेवारी क्या थी? तो अगर यहाँ के लोग विस्थापित हुए हैं और 5 साल पहले आपको मौका मिला, फिर से आपको दोबारा मौका मिला, अगर जनता ने आपको दिया है, हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं, आपको मौका मिला है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नैरेटिव गढ़ने का खेल कर रहे हैं। आप बड़े कटआउट्स लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जब कागजों पर हम लोग खंगालते हैं तो वो तो लगता है कि अरे ये तो नैरेटिव गढ़ने का खेल था, इसमें सच्चाई तो कुछ और है। तो अभी तो आप नियमावली बनाए हैं, अध्यक्ष बन जाएंगे, सदस्य बन जाएगा, किसी कंपनी के सीईओ को, मैनेजर को, डायरेक्टर को तलब करिएगा, किसी डीसी को तलब करिएगा, डीएम साहब को तलब करिएगा, उनसे रिपोर्ट मांगिएगा कि बताइए बड़का गांव के केरेडारी में बीजीआर का ट्रांसपोर्टिंग का काम हो रहा है, कितने लोगों का रोजगार मिला, बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में अडानी आ रही है, वहाँ के विस्थापितों का क्या हाल है, चट्टी बरियातू का क्या हाल है, बांझेडी का क्या हाल है, ठीक है, आपका मैथन का क्या हाल है, आपका एनटीपीसी का क्या हाल है, आपका तेतरिया खार का क्या हाल है, जादूगोड़ा का क्या हाल है। पॉलिटिकल नैरेटिव बता रहे हैं जी, लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि 25 साल था, कई सरकारें आई कई गई, लेकिन कम से कम पहल तो की उन्होंने। और जयराम महतो है, वो कह रहे हैं कि जो काम 25 साल में नहीं हुआ वो हमारे 5 दिन के भीतर हो गया, एक बहस की हमले जो दीपक बिरुवा से। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं इन सारे पहलुओं पर तो कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपको कि राजनीतिक तौर पर जनता जब आपको कोई दायित्व देती है तो ये आपका दायित्व है कि आप उस आवाज़ को रखिए, और इस आवाज़ को कई लोगों ने रखा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, विस्थापन आज की समस्या है नहीं, मतलब कई लोग सदन के पटल पर इस समस्या को कई बार रखा जा चुका है, ये कोई नई समस्या नहीं है। रोशन लाल चौधरी जी ने भी रखा है, हमारे झारखंड के अंदर जितनी सरकारें आई हर बार ये बात सामने है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही चुनाव का वक्त आया था तो ये बात कही गई थी जब चंपई सोरेन जी सीएम थे कि पुनर्वास आयोग का गठन जल्द कर लिया जाएगा। उस वक्त भी गठन नहीं हुआ, चुनाव से ठीक पहले नैरेटिव गढ़ने का काम हुआ। अब गुरु जी का बीच में देहांत हो गया तो उसमें सरकार के लोग व्यस्त हो गए, तो उसके बाद अभी सरकार की कैबिनेट बैठी। मेरा कहना यह है कि एक बहुत पुरानी मांग पर यह सहमति बनी है कि इस पर एक नियमावली बना ली जाए। ठीक है, नियमावली बनी है, किसी एक को इसका क्रेडिट नहीं जाता है। राज्य के विधायी व्यवस्था में जो लोग भी चुन करके आए हैं, कमोबेश जो भी विस्थापित क्षेत्र से आए हैं, उन सभी लोगों ने इस बातों को रखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आजसू ने रखा, मैं कहूँगा कि सभी दलों के लोगों ने इस बातों को रखा है, जनता की भावनाओं को रखा है। मैं बहुत न्यूट्रल बात कह रहा हूँ, और मतलब कहते हैं ना कि पॉलिटिकली फैब्रिकेटेड कमेंट्स में नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एकदम रॉ बात कह रहा हूँ आपको कि झारखंड की सभी लोगों ने इन बातों को रखा है। और इस पर अब ये बात होनी चाहिए, ये बहस होनी चाहिए कि एक डेटा बने। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बड़का गांव है, तो बड़का गांव के केरेडारी में कोई अगर एक प्रोजेक्ट लगा है तो केरेडारी में टोटल कितना एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया, कितने रैयतों का किया गया, कितने रैयत प्रभावित हुए, उनकी जीविका का साधन क्या था, वर्तमान में उनकी जीविका का साधन क्या है, वर्तमान में उनके जीने का आधार क्या है, वर्तमान में उनका आवास क्या है, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। इस पर एक रिपोर्ट बननी चाहिए और इस लेवल पर काम होना चाहिए कि अगर कोई XYZ किसी ब्लॉक का विस्थापित हुआ तो उसको रोजगार मिला कि नहीं, उसको बदले में आवास दिया गया कि नहीं, उसको बदले में कहीं पुनर्वास का लाभ मिला कि नहीं।
एक भी व्यक्ति छूटे नहीं और विस्थापन आयोग का काम इस बुनियाद पर चलना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। आप अध्ययन करते रहते हैं, अन्य राज्यों में ऐसे नियम हैं क्या जिनसे इंपोर्ट किया जा सके? अन्य राज्यों की क्या स्थिति है झारखंड की तुलना में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन के 371 को देखेंगे तो 371 में आप जब देखेंगे तो उसमें ये प्रावधान है कि अलग अलग राज्यों के लिए एक विशेष प्रावधान किए गए हैं, ए से लेकर जे तक अगर आप देखेंगे, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब राज्यों के लिए वहाँ पर तो सबसे पहले भूमि अधिग्रहण करना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं तो पेशा लागू है नहीं। तो सरकार को एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ पेशा कानून से, अन्य राज्यों का आपने जिक्र किया है इसलिए ये कैसे संरक्षित रह सकेगा। पेशा कानून क्या कहता है कि पंचायतों का जो अधिकार है, जो पंचायती राज से व्यवस्था है, उसमें जो पंचायत एक्सटेंशन एक्ट है, पेशा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया करके उसको कहते हैं, वहाँ पर ग्राम सभा ज़्यादा शक्तिशाली होगी और ग्राम सभा ये निर्णय लेगी कि ज़मीन किसी को देना है कि नहीं देना है। तो मेरा कहना ये है कि अगर पेशा से ग्राम सभा और शक्ति मिलती है ग्राम सभा को, और ग्राम सभा और मजबूत होती है, और जिससे भूमि अधिग्रहण करना और किसी को विस्थापित करना और मुश्किल होगा कंपनियों के लिए, तो फिर तो पेशा लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़मीनें बच पाएंगी। तो फिर आपको लागू करने में क्या दिक्कत है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पहलू पर सोच रहे हैं कि विस्थापन और पुनर्वास के पहलू पर सोचेंगे, तो अन्य राज्यों का अवलोकन करते हुए आपको इस पहलू पर भी सोचना चाहिए कि झारखंड के अंदर पेशा लागू हो। क्यों? क्योंकि इन सारे समस्याओं का, स्थानीय नीति का भी सबका समाधान का रास्ता 371 है। अगर 371 में जिस तरीके से दूसरे राज्यों के लिए अलग अलग विशेष प्रावधान किए गए हैं, अगर एक क्लाउज जोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए, अगर संवैधानिक संशोधन करते हुए झारखंड के लिए उसमें क्लाउज जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा रास्ता झारखंड के लिए लोगों को खुलेगा और एक मतलब झारखंड की जनता संरक्षित रह पाएगी और यहाँ की ज़मीनें बच पाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।